बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आप पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 5 कंप्यूटर आर्किटेक्चर, लेक्चर नंबर 3 ऑफ वीक 4। स्टूडेंट्स, आज आप पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और उसके फंक्शंस के बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है और वो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन स्टूडेंट्स आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी है कि ये क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम is a set of programs that manages all computer components and operations। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स के लिए बनाया गया है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स जस्ट लाइक गवर्नमेंट और मैनेजर, यानी कि ये आपके पूरे कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज कर रहा होता है। उसके जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, एज यू नो कि हमारे पास कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, सीपीयू होता है, मेमोरी होती हैं और हमारे पास एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं। तो इन तमाम डिवाइसेस को मैनेज करने का काम, इनके ऑपरेशंस को मैनेज करने का काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जब तक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं होता, आप कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि आप कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सको। जैसा कि अगर आपके आजकल विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग सब इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर जब आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हो तब ही आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है और उसके बाद आप जो है वो सामने आप डेस्कटॉप देख सकते हो, डिफरेंट आइकन्स देख सकते हो, फाइल्स एंड फोल्डर्स को देख सकते हो और कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकते हो। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो आप कंप्यूटर सिस्टम से इंटरेक्ट नहीं कर सकते। डिफरेंट एग्जांपल्स हैं हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की, लाइक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स, यूनिक्स, डॉस एंड डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमारे पास मौजूद हैं। अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि इसके फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 हमारे पास है बूटिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन, डेटा सिक्योरिटी, डिस्क मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस कंट्रोलिंग, प्रिंटिंग कंट्रोलिंग एंड प्रोवाइडिंग इंटरफेस। सबसे पहले हम फर्स्ट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज बूटिंग। बूटिंग क्या होता है? बूटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग एंड रीस्टार्टिंग ऑफ द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट्स द कंप्यूटर टू डू वर्क। यहाँ पर क्या होता है कि बूटिंग का क्या मतलब होता है कि आप जब भी कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करते हो या रीस्टार्ट करते हो तो बूटिंग का अमल स्टार्ट हो जाता है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो तमाम के तमाम कंपोनेंट्स जो हमारे होते हैं उनको रेडी टू वर्क बनाता है। यानी कि जैसे हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है या सीपीयू है, ये जो भी हमारे अटैच है चीज़ें, वो वर्केबल फॉर्म में होनी चाहिए। कोई भी चीज़ ऐसी ना हो कि जो आपके वर्क ना करे। जैसे आप अभी कंप्यूटर ऑन कर रहे होते हो तो आपकी कोई केबल मिसिंग होती है तो आपकी स्क्रीन पे जो है वो मैसेज शो हो जाता है कि दिस केबल इज़ मिसिंग या ये केबल अटैच्ड नहीं है। तो ये आपका मैसेज ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से आता है जो कि आपको बता रहा होता है कि आपके फलां चीज़ जो है वो वर्केबल फॉर्म में नहीं है, इसको पहले आप ठीक करो और उसके बाद आपको सामने डेस्कटॉप नज़र आएगा। यानी कि जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तो तमाम चीज़ों को वर्केबल फॉर्म में लेके आना ये ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है एंड दिस इज़ कॉल्ड बूटिंग। और जब इसी तरह जब आप रीस्टार्ट कर रहे होते हो कंप्यूटर को तो दोबारा से ज़ाहिर है आपकी सारी चीज़ें लोड हो रही होती हैं और ये चीज़ें भी आपके बूटिंग प्रोसेस में आती है। सेकंड हमारे पास फंक्शन है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है? हमने स्टूडेंट्स जैसे मैन मेमोरी के बारे में पढ़ा है, इसके बाद हमारे पास हार्ड डिस्क वगैरह होती है। तो ये कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट मेमोरीज होती हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी क्या होती है कि ये मेमोरी को मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं जो हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे आपने कभी वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन की होगी, कभी आपने फोटोशॉप सॉफ्टवेयर ओपन किया होगा, उसको चला रहे होंगे। इसी तरह आपने कोई यूट्यूब पे वीडियो ओपन की होगी। ये हमारे पास डिफरेंट तरह के क्या होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं। अब ये जो सारे के सारे प्रोग्राम्स हैं, ये सबसे पहले जो भी आपको पता है कि मेन मेमोरी हमारा वर्किंग एरिया होती है, यानी जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं हमारे पास एग्जीक्यूट होने होते हैं वो सबसे पहले आपकी मेमोरी में लोड किए जाते हैं। तो ये जो भी आपके प्रोसेसेस होते हैं, हर प्रोसेस के अंदर डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस होती है। प्रोसेस 1 के अंदर भी डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस मौजूद होंगी, प्रोसेस 3 के अंदर भी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस मौजूद होंगी, प्रोसेस 2 के अंदर भी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस मौजूद होंगी। अब आप ये प्रोग्राम जो है साइमल्टेनियसली चला रहे होते हो। बेशक सीपीयू जो है आपका एक प्रोग्राम एट अ टाइम एक ही प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि आप जब मल्टीपल प्रोग्राम चला रहे होते हैं तो उसमें आपकी मल्टी प्रोग्रामिंग होती है। यानी कि आपके जो है उसमें एक प्रोग्राम और दूसरे प्रोग्राम के दरमियान कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही होती है। जैसे प्रोसेस 1 आपका एग्जीक्यूट होगा, साथ
प्रोसेस 3 भी आप चला रहे हो या प्रोसेस 2 भी चला रहे होते हो, तो इनके दरमियान क्या होती है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है। यानी कि पहले थोड़ा, या फिर आप यहाँ पे क्या होता है, वो टाइम शेयरिंग एल्गोरिथम्स यूज करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि वो कहता है कि ये वाला P1 जो प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल ये 4 सेकंड्स के लिए चल रहा है, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा P2 में, यानी 4 सेकंड्स के लिए सेकंड प्रोग्राम आपका प्रोसेस चल रहा है और 4 सेकंड के लिए आपका थर्ड प्रोसेस चल रहा है, फिर दोबारा से यहाँ पे P1 पे आ जाता है। तो ये स्विचिंग इतनी जल्दी होती है कि आपको इस चीज़ की समझ नहीं आती। इसी तरह जब ये चला रहा होता है डिफरेंट आपके प्रोसेसेस को, तो इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको मिक्स अप नहीं होने देता ऑपरेटिंग सिस्टम। अदरवाइज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इसको मैनेज ना करे तो आपकी जो डिफरेंट प्रोसेसेस की इंस्ट्रक्शंस है वो मिक्स हो जाएंगी। तो इस चीज़ को भी मैनेज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है कि आपके डिफरेंट जो प्रोसेस आपकी मेमोरी है उसको मैनेज किया जाए, उसके अंदर जो डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं उसको मैनेज किया जाए। अब जो नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है दैट इज लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन। अब क्या होता है कि आप जो आपकी मेमोरी होती है रैम या मेन मेमोरी, उसमें क्या होता है कि जो भी प्रोग्राम्स आपके चलने होते हैं, ठीक है, उसको पहले मेमोरी में लोड करते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये लोडिंग का जो काम होता है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। ठीक है, आपके पहले जो आपके प्रोग्राम्स होंगे वो आपकी हार्ड ड्राइव के अंदर होंगे। ठीक है, जो आपकी हार्ड डिस्क है उसके अंदर प्रोग्राम्स होंगे। अब हमने जिन जिन प्रोग्राम्स को चलाना है हम उनको क्या करेंगे, मेन मेमोरी के अंदर लोड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने P1 को चलाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ पे रैम में ले आएंगे। इसी तरह P2 को चलाना है या P4 को चलाना है तो हम इसको उठा के रैम में ले आएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने प्रोसेसेस को लोड किया है मेमोरी के अंदर ताकि इनकी एग्जीक्यूशन हो। और उसके बाद क्या किया जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उनको फिर मेमोरी से उठा के आपके CPU तक लेके आता है, इसका भी रिस्पॉन्सिबल होता है, और उसके बाद आपके प्रोग्राम्स की एग्जीक्यूशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास है डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोटेक्ट्स द डेटा फ्रॉम इलीगल यूज, मॉडिफिकेशन एंड डिलीशन। अब स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपको एक अकाउंट बना के देता है। जैसे आपका एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट है तो उसमें आप क्या करते हो कि आपका अकाउंट का यूजर नेम होता है, इसके बाद आपका अपना पासवर्ड होता है। ठीक है, तो अब पासवर्ड जब आप एंटर करते हो तो तभी आप अपने जो है वो डेटा को देख सकते हो और उसके बाद उसमें फाइल्स को मॉडिफिकेशन कर सकते हो, डिलीशन, ये जो भी आपने करनी होती है फाइल्स। ठीक है, लेकिन जब आप कोई ऐसा यूजर अगर बाहर से कोई भी यूजर आता है और आपके कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करना चाहता है, तो जब उसको पासवर्ड ही नहीं पता होगा तो वो आपके कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर सकेगा। तो ये जो आपका डेटा सिक्योरिटी का फीचर है ये प्रोवाइड करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके साथ साथ आप डिफरेंट और भी अकाउंट्स बना सकते हैं। डिफरेंट अकाउंट बना के आप उसको यूजर नेम और पासवर्ड देकर वो भी डिफरेंट अकाउंट्स बना सकते हैं और आप डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। तो ये जो फीचर है ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है ताकि आपका डेटा सिक्योर रहे। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे आपकी स्टूडेंट्स हार्ड डिस्क आपके कंप्यूटर के अंदर मौजूद होती है। अब क्या होता है कि उसके अंदर देखें डिफरेंट आपके प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम होता है कि वो आपको तमाम की तमाम आपकी फाइल्स जो होती हैं, आपके प्रोग्राम्स होते हैं, उनको एक मैनेजेबल तरीके से आपको शो करके दिखाता है। जैसे कि आप के फोल्डर्स के आइकन्स बने होते हैं। ठीक है, तो हर एक आपकी जो डिस्क की आपकी पार्टीशनिंग हुई होती है और हर एक उस पार्टीशन में आपके डिफरेंट जो है वो फाइल्स एंड फोल्डर्स होते हैं और बड़े मैनेजेबल तरीके से आपके फोल्डर्स होते हैं। आप उनको एक्सेस करते हो, उनमें जो भी डेटा ऐड करना चाहो या जो भी फाइल्स आप स्टोर करना चाहो, तो आपके प्रॉपर एक जो है वो प्रॉपर तरीके से प्रॉपर एक मैनेजमेंट हुई होती है आपके फाइल्स एंड फोल्डर्स की। ठीक है, एक तरतीब होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या करता है, मैनेजेस द डिस्क स्पेस, इट मैनेजेस द स्टोर फाइल्स एंड फोल्डर्स इन अ प्रॉपर वे। यानी कि सारे के सारे आपके फाइल्स एंड फोल्डर्स जो है उसकी आपकी डिफरेंट तरतीब होती है। ठीक है, फिर आपका होता है कि आप किस तरह से व्यू करना चाहते हो, किस तरह से आइकन्स रखना चाहते हो, कौन सी तरतीब के साथ, लेकिन आपके फाइल्स एंड फोल्डर्स एक बड़े अच्छे तरीके से मैनेज हुए होते हैं। ठीक है, और इसी तरह आपके प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या होता है कि एक CPU कैन परफॉर्म वन टास्क एट वन टाइम इफ देयर आर मेनी टास्क CPU डिसाइड्स टास्क शुड गेट द CPU। जैसा कि स्टूडेंट्स अभी हमने इसी बारे में पढ़ा था कि हमारे पास मल्टीपल टास्क होते हैं। ठीक है, तो CPU तो एक वक्त में एक ही टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन अब CPU का काम होता है कि वो किस तरह से
प्रोसेसेस की मैनेजमेंट करे, कौन सा प्रोसेस पहले चलाना है, कौन सा बाद में चलाना है, ठीक है, और किस तरह से चलाना है, ठीक है। तो अब प्रोसेसेस भी डिफरेंट तरह के होते हैं, उनकी प्रायोरिटीज भी डिफरेंट होती है, कौन सा प्रोसेस ज्यादा है, मैं कौन सा प्रोसेस जो है उसको अगर बाद में भी करें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे होते हैं कि बाज हमने आईओ यूनिट या डिफरेंट और टॉपिक इसमें पढ़ा था कि बाज दफा होता है कि सीपीयू क्या करता है कि आपका वो काम परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन जब कोई आईओ ऑपरेशन आ जाता है तो सीपीयू क्या करता है, बाकी ऑपरेशन को सस्पेंड करके उस आईओ ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। इसी तरह जो प्रोसेसेस होते हैं उनमें डिफरेंट प्रायोरिटी सेट हुई होती है कि ये वाला प्रोसेस की हायर प्रायोरिटी है, इस प्रोसेस की लोअर प्रायोरिटी है, और फिर टाइम स्विचिंग भी होती है कि ये जो टाइम शेयरिंग भी होती है कि सपोज इसको हम अगर तमाम प्रोसेस को एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हम इसको इतने सेकंड्स देंगे या इसको इतने सेकंड्स देंगे, ठीक है। तो ये सारे का सारा जो चीजें हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहा होता है कि कौन से प्रोसेस को पहले चलाना है, कौन से प्रोसेस को बाद में चलाना है, या कितना प्रोसेस को एक प्रोसेस को कितना टाइम देना है और दूसरे प्रोसेस को हमने कितना टाइम देना है। नेक्स्ट हमारे पास है डिवाइस कंट्रोलिंग। डिवाइस कंट्रोलिंग क्या होता है कि उसमें हमारे पास आपके जो भी कंप्यूटर के साथ डिवाइसेस अटैच हैं, जो भी आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अटैच हैं, उनको मैनेज करना, ठीक है, उनको कंट्रोल करना। अब हर डिवाइस, इसके लिए आप क्या इंस्टॉल किया जाता है, आपके डिवाइस ड्राइवर्स को इंस्टॉल किया जाता है। ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि इनेबल करते हैं किसी भी हार्डवेयर के वो कंप्यूटर के साथ, कंप्यूटर सिस्टम के साथ मिलकर काम कर सके, ठीक है, उसको अटैचमेंट के लिए। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इन डिवाइसेस की कंट्रोलिंग कर रहा होता है, ठीक है। और डिवाइस ड्राइवर जो है वो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि बता रहे होते हैं कि जो आपका ये वाला सॉफ्टवेयर, कोई जो आपका हार्डवेयर है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है और वो किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करता है। तो जो डिवाइस कंट्रोलिंग वाला फंक्शन है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है कि जो भी आपको सामने आपके नजर आ रहा होता है वो आपका इंटरफेस कहलाता है। जैसे आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की जब बात करते हैं तो ये हमारे पास एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, जिसमें हमारे पास मेन्यूज, आइकन्स मौजूद होते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास और इसमें डिफरेंट हमारे पास आइकन्स मौजूद हैं। इसी तरह हम इनको चीजों को राइट क्लिक करते हैं, लेफ्ट क्लिक करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट विंडोज और आपके पास मेन्यूज ओपन होते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो आपको चीजें विजिबल नजर आ रही होती हैं और इन ग्राफिक्स की मदद से, इन आइकन्स की मदद से आप अगर ऐसा बंदा जो कि इन चीजों को अंडरस्टैंड बिल्कुल कंप्यूटर को नहीं करता, लेकिन वो इन चीजों को देख के तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्लिकिंग करते हुए वो चीजों को सीख जाता है, ठीक है। लेकिन इसके बाद हमारे पास जो सेकंड है वो है कमांड लाइन इंटरफेस। तो कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है, ऐसा इंटरफेस होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हो और कमांड्स को टाइप करते हुए आप अपनी जो है इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दे रहे होते हो। तो इसमें जो है क्या होता है कि आपको यहाँ पर एक आम यूजर इसको इस्तेमाल इस वजह से नहीं कर सकता कि यूजर्स को कमांड्स को याद रखना पड़ता है और इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड का इस्तेमाल होता है, जबकि आपका ग्राफिकल इंटरफेस है उसमें कीबोर्ड और माउस दोनों का इस्तेमाल होता है। लास्ट जो हमारे पास फंक्शन है दैट इज प्रिंट कंट्रोलिंग। प्रिंट कंट्रोलिंग में क्या होता है, जैसे कि आप जो है वो प्रिंटर के जरिए आप अपने डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को कंप्यूटर के मदद से प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। आपके कंप्यूटर में जो भी शॉर्ट फॉर्म में डेटा मौजूद होता है आप इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए आप क्या करते हो, डिफरेंट प्रिंटिंग कमांड्स देते हो, ठीक है। तो अब आप क्या करते हो, अब जब 2 या 2 से ज्यादा कमांड्स दे रहे होते हो तो अब क्या होता है कि आपका जो कंप्यूटर होता है वो सेपरेटली हर एक जो प्रिंट कमांड है उसको प्रोसेस करवाता है। आपने प्रिंट 1 में जो भी कमांड 1 में जो भी आपने प्रिंटिंग टास्क दिया हुआ होता है, जो भी प्रिंट आपने डेटा करवाना होता है वो उसको सेपरेटली प्रिंट करवाता है। और जो दूसरी आपकी कमांड 2 थी, ठीक है, उसके लिए आपका जो डेटा आपने अलग प्रिंट करवाना था उसको सेपरेटली प्रिंट करवाता है। यानी कि आपकी जो कमांड्स है उनको और डेटा फाइल्स को मिक्स नहीं होने देता और आपकी एक कमांड्स की जो आप प्रिंटिंग टास्क देते होते हो उसको एक उसकी क्यू बना देता है, ठीक है। तो पहले आपकी कमांड 1 आपकी इस तरह से प्रिंट होगी, फिर कमांड 2 में जो आपने प्रिंटिंग टास्क दिया होगा वो वाला प्रिंट होगा। तो ये थे सारे के सारे टास्क आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बहुत एक अहम किरदार अदा करता है आपके कंप्यूटर को चलाने में। आपने स्टूडेंट्स आज का काम करना है ऑपरेटिंग सिस्टम का, यही आपने लॉन्ग क्वेश्चन करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और इसके डिफरेंट फंक्शंस कौन से होते हैं, डिटेल में आपने इनको लिखना भी है और इनको अच्छे से प्रिपेयर भी करना है। थैंक यू सो मच।